सर स्टार्ट। तो आज हमारा बही खाता में साझेदारी का समापन चल रहा था और इसमें आज हम आपको बताएंगे कि वसूली खाते किस तरह बनाए जाते हैं, वसूली खाते में कौन कौन से व्यवहारों को लेखा किया जाता है। पहले ही मैंने आपको बताया था कि वसूली खाता क्या है और इसके बनाने के क्या कारण हैं। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं कि जब साझेदारी में फर्मों का समापन होता है तो संपत्तियों को बेचा जाता है और दायित्व का भुगतान किए जाते हैं और इस कार्य में वसूली खाता बनाना अति आवश्यक होता है। तो चलिए मैंने आपको एक वसूली खाता के प्रारूप बता रहे हैं। जिस तरह से लाभ हानि खाता बनाए जाते हैं सेम उसी तरह से वसूली खाते भी होते हैं। इसके भी कॉलम में दो पक्ष होता है, डेबिट और क्रेडिट, दो पक्ष होते हैं। अब हम विवरण रकम यानी डेबिट के विवरण रकम और क्रेडिट के विवरण रकम। तो आप सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेबिट तरफ कौन कौन से मदे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है विविध संपत्तियों को लिखते हैं, लिखेंगे विविध संपत्तियों या विविध संपत्ति खाता से, विविध संपत्ति खाता से यानी टू भी लिख सकते हैं। तो विविध संपत्ति, विविध संपत्ति में कौन कौन से संपत्ति आ जाएंगे? जो चिट्ठे में पहले से जो संपत्ति दी है उसको हम पहले डेबिट तरफ लिखेंगे। संपत्ति से स्पष्ट हो गया जो चिट्ठे में जो भी संपत्ति है। संपत्ति में जैसे हो सकता है देनदार, देनदार भी हो सकता है, प्लांट मशीनरी, जो फर्म की प्लांट है मशीन है, ये भी क्या है स्थायी संपत्ति है। तो प्लांट और मशीनरी हो सकते हैं, देनदार, प्लांट और मशीनरी। फर्नीचर है तो हम इसको भी लिखेंगे, ये सब फर्नीचर। प्राप्त बिल ये भी संपत्ति में आता है तो प्राप्त बिल भी लिखेंगे हम, प्राप्त बिल। फिर आता है ख्याति, ये भी हमारी स्थायी संपत्ति है, इसलिए भी इसका भी हम यहाँ डेबिट तरफ में लेखा करते हैं। विनियोग, इसका भी हम लेखा करेंगे। तो हमने और स्टॉक जो भी है अंतिम स्टॉक है वो भी हम चिट्ठे में संपत्ति तरफ लेखा करते हैं, तो स्टॉक को भी हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो ये जो है अभी हमने जो लिखा संपत्तियों के नाम, ये पूर्व से पहले से ही जो फर्म के चिट्ठे में दिए रहते हैं उनको हम पहले पुस्तकीय मूल्य पर दिखाते हैं। पुस्तकीय मूल्य पर यानी जो उनका मूल्य पहले से निश्चित है, जिस मूल्य पर चिट्ठे में दिखाया गया है सेम टू सेम उसी मूल्य पर हम यहाँ पर वसूली खाते के डेबिट तरफ में लिखते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि पुराने जो भी चिट्ठे हैं, चिट्ठे में जो भी संपत्ति दी हुई है, एक चीज आप देख रहे होंगे कि संपत्ति में रोकड़ भी रहता है, बैंक भी रहता है, लेकिन आपको रोकड़ और बैंक को इसमें नहीं दिखाना है।
नहीं दिखाते हैं। इसमें हम सिर्फ लगभग मैंने जो जो संपत्तियां दिखाई जाती है उसको मैंने लिखा। देनदार, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, प्राप्त व्यय, ख्याति, विनियोग और स्टाफ, ये सब हम पुस्तक के मूल्य पर इसमें दिखा देते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे हम चिट्ठे से पुस्तक के मूल्य पे जो भी दिया है डेबिट तरफ दिखाते हैं, उसी तरह से हम इसके क्रेडिट पक्ष में वसूली खाता के जो क्रेडिट पक्ष है उसमें हम चिट्ठे में जो दायित्व है, दायित्व तो आप समझते हो कि फर्म ने जो दूसरों से ऋण लिया है या जो भी वस्तुएं उसने क्रय किए हैं, कच्चा माल वगैरह जो खरीदे हैं और उसके बदले में जो उनको भुगतान करना है, जो रोकड़ का भुगतान करना है वो अभी नहीं किए हैं, देना है, तो ये सब क्या आते हैं? दायित्व। तो दायित्व को हम वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में कौन कौन सा चीज दिखाएंगे? सबसे पहले हमारा आएगा विविध दायित्व, यहां लिख सकते हो खाता को। तो यहां पर कौन कौन से खाते आ जाएंगे? लेनदार खाता, विनियोग कोष खाता, फिर देय बिल खाता, भवन कोष, ये जो दायित्व हैं जो आपके पूर्व में ही चिट्ठे में दायित्व के तरफ जो दिए हैं उन सबको हम यहाँ पर पुस्तक के मूल्य में उतार देते हैं। तो दायित्व में आ गया, मान लो लेनदार है, फिर विनियोग कोष है, इसको भी लिखेंगे हम, देय बिल है, इसको भी हम लिखते हैं, भवन कोष बनाया गया है तो ये भी लिखते हैं। ये इतना पहले हम उसके मूल्य पर जो दिया रहता है उतार देते हैं। जनरली आप जब स्टार्ट करेंगे वसूली खाता बनाना तो इस बात को ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम वसूली खाते के डेबिट तरफ में हम चिट्ठे में जो संपत्ति दी हुई है उस संपत्ति को हम सेम उसके मूल्य से ही उतार देते हैं और उसी तरह से जो चिट्ठे के दायित्व तरफ दिए रहते हैं जो दायित्व उसको भी हम पुस्तक के मूल्य में उतारते हैं। अब इसके आगे देखिए, यहाँ तक तो आपको दोनों में समझ में आ गया कि हम उसके मूल्य से संपत्ति को उतारेंगे और दायित्व को उतारेंगे। अब देखिए इधर, अगर साझेदार में किसी साझेदार ने दायित्व का भुगतान, कौन से दायित्व का भुगतान? जो फर्म के दायित्व हैं, जो फर्म के दायित्व हैं उसका भुगतान अगर कोई साझेदार द्वारा किया जाता है, किसी साझेदार द्वारा जब किया जाता है तो फिर हम लिखेंगे साझेदार के पूंजी खाता से, यानी टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, साझेदार के पूंजी खाता से। और ये कब लिखते हैं? जब वो किसी दायित्व का भुगतान करता है तो, यानी साझेदार ने किसी दायित्व का भुगतान किया है तो हम उसको डेबिट तरफ ही लिखेंगे और लिखेंगे साझेदार के पूंजी खाता से। मान लीजिए दायित्व का भुगतान जो भी है, किसी भी दायित्व का, इतने सारे हैं, लेनदार का ही भुगतान मान लो किया हो या देय बिल का भुगतान किया हो या कोई भी दायित्व है, किसी साझेदार द्वारा जब किया जाएगा तब हम लिखते हैं साझेदार के पूंजी खाते से। जो भी अमाउंट है हम यहाँ पर उसको लिख देते हैं। तो ये तो हो गया अगर किसी साझेदार द्वारा दायित्व का भुगतान किया गया है तो लिखिए। अब फिर हम वसूली
जब हम किसी वस्तु को वसूल करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उसमें जो व्यय होता है उसको हम लिखेंगे रोकड़ खाता से। तो रोकड़ खाता से यानी कि जो खर्चा हुआ तो उसमें तो हमको पैसा देना है, रोकड़ देना है, तो इसलिए हम उसमें लिखते हैं रोकड़ खाता से। और यहाँ कोष्टक में लिख देंगे वसूली पर व्यय, वसूली पर व्यय। तो वसूली पे व्यय हो गया, तो उसको हम क्या लिखेंगे रोकड़ खाता से, यानी रोकड़ गया इसलिए वसूली पर व्यय। अब हम इसके बाद ये वसूली पे जो भी खर्चा होगा उसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे। अब रोकड़ खाता फिर से कब होता है, जैसे मान लीजिए अभी तो ये साझेदार ने किसी दायित्व का भुगतान किया है, तब हम साझेदार के पूंजी खाता से लिखते हैं। अगर वसूली पे जो व्यय हुआ है, वसूली पे जो खर्चा हुआ है, तो उसमें लिखते हैं रोकड़ खाता से। और अगर किसी लेनदार का नकद भुगतान फर्म करती है, लेनदार का भुगतान, लेनदार का अगर भुगतान किया जाता है तो उसमें भी क्या होता है, रोकड़ जा रहा है, तो उसमें भी हम लिखते हैं रोकड़ खाता से। किसी लेनदार का मतलब जो भी लेनदार है, जैसे इतने सारे यहाँ लेनदार हैं, इनका भुगतान अगर खुद फर्म करती है तब हम उसमें यहाँ लिखते हैं रोकड़ खाता। तो ये आपका हो गया, आपका ये डेबिट तरफ में कौन कौन सी एंट्रियां होती है। और क्रेडिट में मैंने अभी यहाँ तक बताया था कि चिट्ठे से जो भी दायित्व है उसको पहले हम लिख लेते हैं। अब फिर हम आगे इसमें एंट्री करते हैं साझेदार के पूंजी खाते को। ये कब करेंगे, जब कोई साझेदार संपत्ति को खरीद लेता है। क्या है कि जब फर्म समापन हो रही है, फर्म बंद हो रहा है, तो उसके संपत्ति को बेचा जाता है, तो पता चला कि जो उसमें साझेदार है उसी में से किसी एक साझेदार ने कोई संपत्ति, मान लीजिए पुराने घोड़े गाड़ी है, स्कूटर है, ट्रैक्टर है, कुछ भी बिक रहा है तो वो खुद खरीद लेता है। तो अगर किसी साझेदार द्वारा ही अगर कोई संपत्ति खरीद ली जाती है तो हम उसको यहाँ लिखते हैं साझेदार के पूंजी खाते को, क्योंकि उसके पूंजी खाते से उसका रकम कम हो जाएगा, इसलिए पूंजी खाते को लिखते हैं। और ये कब लिखेंगे, जब संपत्ति के क्रय करने का। दूसरा चीज बैंक खाता, बैंक खाता। अब ये फिर से ये बैंक खाता क्यों लिखेंगे, ये कब लिखेंगे, फर्म की जितनी संपत्तियां हैं उनको हमने बेचा और कोई साझेदार नहीं खरीदा, कोई अन्य कंपनी द्वारा या किसी के द्वारा खरीदा जाता है, और उससे जो रकम प्राप्त होता है उस रकम को जब हम एंट्री करते हैं तो लिखते हैं बैंक खाता को संपत्ति के बिक्री पर। कौन सी संपत्ति, जो फर्म की संपत्तियां यहाँ पर हैं, ये जो जितनी ये संपत्तियां हैं फर्म के, इन संपत्तियों को जब हम बेचते हैं और इनके बेचने से जो रकम प्राप्त होती है उसको यहाँ लिखते हैं बैंक खाता को। और यहाँ लिख देंगे संपत्ति के विक्रय पर, जो भी संपत्ति बिकेगी तब। अब यहाँ पर हम क्या क्या लिखे, जो फर्म से संपत्तियां हैं उनको हमने लिख लिया। फिर फर्म ने जो भुगतान किया, जो पैसे का खर्च किया वो हमने लिखा। साझेदार, अगर कोई साझेदार ने दायित्व का भुगतान किया है तो लिखेंगे, या फिर फर्म ने भुगतान किया है, जैसे वसूली खाता में खर्चा हुआ उसका भुगतान किए, किसी लेनदार का भुगतान किए, या किसी साझेदार द्वारा भुगतान किया। यानी कुल मिलाकर के आप यहाँ से यहाँ तक ये बताया गया है कि जो फर्म के खर्चे हैं उसको हमको इसमें दिखाना है। तो पहले आप पूरे संपत्ति को लिख देंगे जो चिट्ठे में है, फिर फर्म के जो खर्चे हैं उसको यहाँ लिख देते हैं। ये डेबिट तरफ के हैं। क्रेडिट में सबसे पहले आपको फर्म के जो दायित्व हैं, ये पूरे जो दायित्व
भी सवाल में जैसा होगा, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जितने दायित्व लिखे हैं वो प्रत्येक सवाल में हो ही, आवश्यकता अनुसार, क्योंकि हर फर्म का अलग अलग व्यवसाय होता है और उसके अलग अलग दायित्व हो सकते हैं। तो जैसा भी हो आप अपने हिसाब से उसमें देख लेंगे। तो लेनदार को आप पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पर ये क्या चीज है आपको, इसमें आप देख रहे हैं कि ये रोकड़ मिल रहा है, तो जो भी प्राप्त होगा कुल मिलाकर के फर्म को जो प्राप्त हो रहा है वो सबको हमको लिखना है। किसी साझेदार द्वारा अगर संपत्ति खरीदा तो वो भी पैसा देगा, अगर हम संपत्ति को किसी अन्य को बेच रहे हैं तो उससे भी मिलेगा। तो जो भी हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर जो खर्चा होता है उसको लिखते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपका, ये सभी खर्चे हो गए और ये सभी प्राप्त हो गए, ये आपकी विभिन्न संपत्तियां हो गई, ये दायित्व हो गई। अब इसमें हम हमको देखना है कि जो ये वसूली खाता बना रहे हैं इससे हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो लाभ हानि के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इन सबका एंट्री करने के बाद इनका टोटल देखेंगे कि टोटल कितना हो रहा है। अगर मान लीजिए इधर का टोटल और इधर का टोटल हमने चेक किया, हमारा इधर का टोटल जो है ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है यानी हमको, भाई जब ज्यादा आएगा तो निश्चित है कि हमको लाभ होगा, और अगर इधर का टोटल ज्यादा आएगा तो हमको क्या होगा, हानि होगा। भाई जब खर्चा ज्यादा होगा तो निश्चित है कि हानि होगा। तो हम इसको लाभ होने की दशा में लिख देते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते में ले गए, इधर किसको ले गए, हानि हुआ तो, और लाभ हुआ तो लिख देंगे इधर साझेदारों के पूंजी खाते में ले गए। तो इस तरह से वसूली खाता से हमें ये पता चलता है कि जब फर्म बंद हुआ और बंद होने के बाद क्या लाभ मिले। तो मैंने आपको आज वसूली खाते के प्रारूप बताए, इसी से संबंधित सवाल भी हम